नाज़रीन आदाब, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कहीं भी इंडिया में जाऊंगी तो ज़रूर उसकी झलकियाँ आपको दिखाऊंगी। तो मैं इस बार अपने जाए पैदाइश, जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, हरपुर काजी टोला, वहाँ गई थी। हुआ यूँ कि सैटरडे को मेरे एक मामू का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं उनके तदफीन के लिए वहाँ पहुँची, अपने गाँव पहुँची। और ये सब जितने भी हज़रात यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये सब मुअज़्ज़ज़ मेरे मामू हैं और ये मेरी ख़ाला हैं, जिन्होंने अब बुढ़ापे में मेरी नानी की शक्ल ले ली है। और ये मेरी दूसरी ख़ाला हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और ये मेरी कज़न है। यहाँ पे गुफ्तगू कुछ इस तरह हो रही थी कि बचपन की बातें याद की जा रही थी और ये सब मुझे बता रही थी कि बचपन में मैं किस तरह शरारतें किया करती थी और किस तरह से मैं खाना ज़्यादा खाया करती थी। और मेरी ख़ाला बता रही थी कि मैं किस तरह स्कूल जाती थी और मेहनत से पढ़ाई करती थी। तो ये बातें मेरी ख़ाला ने बताई। हाँ जी, फूफी क्या करती थी मैं बचपन में? थोड़ी सी छोटी थी ना, जब चलने लगी तो तैयार ले आने बोला कि देखो हरीमा सादिया कितनी है, चली जाती है उस पर मैं ले आएगी। तो सीढ़ी लगा दिया, कपड़ा पर सीढ़ी लगा दिया, उस पर बिस्कुट रख दिया। अब बिस्कुट रख करके अब वहाँ पर कहा कि देखो वहाँ पर बिस्कुट है। और सीढ़ी पर चढ़ते 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 जा करके बिस्कुट ले आए। हम लोग खूब हंसे चली गया, ले लिया। आप जो मुझे बचपन का याद है फूफी कि जब हम लोग बचपन में तरावी पढ़ते थे तो आप बीच बीच में वो मेरे दिल का लेकर करारो सकीना पढ़ती थी। चला आ रहा है चला जा रहा है। तो ये हमारी वो फूफी हैं जो बचपन में हम सब एक साथ मिल कर के तरावी पढ़ा करते थे घर में। तो मेरे दादा जान चूँकि एक बहुत मशहूर मुअल्लिम थे और वो एक शायर भी थे, तो उन्होंने अपनी एक डायरी में बहुत सी नज़में लिखी हुई थी और बहुत सी गज़लें भी थी। और हर मौके के लिए दादा जान ने नज़में लिखी थी, शादी ब्याह के लिए भी, सेहरा के लिए भी, रमज़ान के लिए, ईद के लिए। तो ख़ास तौर से रमज़ान में तरावी के बीच बीच में मेरी फूफी जान इस तरह से वो उसी डायरी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ती थी जो मुझे अब तक याद। उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपने गांव में का हाल चाल मालूम करने के लिए निकली। तो मैं उस आंगन में गई जो बड़े आंगन के नाम से मशहूर था और जिसकी काफ़ी शान और शौकत थी और जिसमें काफ़ी रौनक रहा करती थी मेरे बचपन में। और उस आंगन में इज्तिमा हुआ करता था और मैं कभी कभी वहाँ जाती थी और वहीं से मेरी जो तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ था, मुझे याद है सबसे पहले वहीं पे मैंने तकरीर की थी। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ मेरी पैदाइश हुई है ना? पर लोग ये ना सोचें कि इस जंगल में पैदाइश हुई है, घर था पहले यहाँ पे है ना? और अब ये घर जो है वो हो जाएगा और ये खिड़की बहुत तारीखी खिड़की है। ये आपकी नानी का हवेली? हाँ, नानी यहीं से, तो मेरी अम्मी यहाँ से बात करती थी। मामू ने ऊपर बनाया है। हाँ, कभी चाय की पत्ती, कभी कुछ, ये सब वहाँ से होता था। तो मैं यहाँ जिस खिड़की का जिक्र कर रही थी वो ये था कि सड़क के एक तरफ तो नानी का घर था और दूसरी तरफ मेरा अपना घर था। तो मेरी वालदा खिड़की से अपनी वालदा यानी नानी से बातचीत किया करती थी और वहीं से कभी कभी कुछ चीज़ें भी हम सब ले आया करते थे। हसन भाई का है ना, मुजफ्फर चाचा। अच्छा, और ये छोटी अम्मा का और उधर फिर उनका चचा का है ना? अच्छा, हाँ ये तो मैं देख चुकी हूँ पहले। हाँ, ये तो खैर अच्छा, माशाल्लाह, ये तो देख लिया। हाँ, बहुत अच्छा। ये क्या है? खीरा है?
अच्छा नेनुआ है। चलो ना बैठो ना। ये बकरीद के लिए अभी से पल रही है। नहीं बकरी है, तब नहीं ना जो दवा होगा। हाँ। बकरी है, मुझे कुछ खाई दे। तो बहरहाल वहाँ पे चचा के घर को देखा, उसके बाद फिर फूफी के घर गई, फिर वहाँ उनके घर को देखा। मुझे तलाश थी उन 3 पेड़ों की जो अमरूद के पेड़ हुआ करते थे, और उन अमरूद के पेड़ों पे चढ़ करके मैं अमरूद तोड़ा करती थी बचपन में, मुझे अच्छी तरह याद है। और उसमें काफ़ी कंपटीशन होता था, क्योंकि और मेरे कज़न सिस्टर्स वगैरह भी साथ में आते थे, कज़न ब्रदर वगैरह भी आते थे, और हम सब मिलकर पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ा करते थे और अमरूद खाया भी करते थे, और तोड़ करके घर भी लेकर के आते थे। तो मुझे उन 3 पेड़ों की बहुत शिद्दत से तलाश थी, लेकिन अभी तक वो 3 पेड़ नज़र नहीं आए। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा ये बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। और ये इधर बसवाड़ी है ना। हाँ हाँ पहले इधर, हाँ उधर आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो थोड़ा सा टूर पे है ना, देख रहे हैं। अरे लीची का भी तो पेड़ था उधर एक, वो उस लीची के पेड़ से हम लोग पान खाया करते थे ना, याद है। फूफी का घर तो बिल्कुल बदल गया। फिर जब हम आगे बढ़े फूफी के घर को ढूंढते हुए कि फूफी का घर कहाँ है, जहाँ पे वो 3 अमरूद के पेड़ थे, तो बड़ी मायूसी हुई कि वहाँ पे अमरूद के पेड़ तो नज़र नहीं आए। हाँ अलबत्ता एक खाली मैदान नज़र आया, और उसमें एक वो फूल का पेड़ जो पहले बहुत छोटा सा हुआ करता था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है, वो नज़र। उसके बाद फिर हुआ ये कि वहाँ का जो एक लोकल टैलेंट है वो नज़र आ गया, जो घरों में लोग जाते हैं और कुछ कुछ सामान बेचते हैं। तो ये जो लोकल टैलेंट था इस बार, वो सोने चांदी के जेवरात और बर्तन साफ करने वाले छेदी शाह। अच्छा बहुत अच्छा नाम है आपका, शाह तो बहुत ही अच्छा नाम है। शाह के मतलब जानते हैं क्या होता है? बर्तन बनाते हैं हम लोग, ठटेरी में आता है। पर शाह का मानी तो बहुत अच्छा है भाई। सुनार में आता है। नहीं हम लोग शाह का मानी होता है बादशाह, किंग। हाँ, तो हम राजा। वही तो हैं। हाँ तो ये तो मैं तुमको बता रही हूँ कि भैया तुम्हारे नाम के मानी बहुत ऊंचा है। में होता है शाह माने फकीरदार, पर ये फकीर नहीं है ना, इन्होंने कहा कि ये शाह है। बर्तन जो बनाते हैं ठटेरी में, खाना खाना बनावा कुम्हार। बर्तन कौन, फुली पीतल का लोटा अच्छा, होता है जो सोनार। बनाता है, सुनार। अच्छा शाह उसमें भी है ना, वही मेन शाह हुआ। आप दूसरा टाइटल पकड़ लीजिएगा, मुसलमान में भी शाह आता है, फकीर में आता है। फकीर में फकीर को कहा जाता है। मैं हम लोग दूसरा शाह है। लेकिन जो उर्दू में शाह के माने हैं ना, उसका मतलब होता है बादशाह, राजा। उधर पीछे है तो आप राजा ही हो। हाँ सही में। अरे अपने को समझो, दुनिया ना समझे। एकदम समझ रहे हैं। हाँ देखिए वहाँ कुछ अकल लगाया जा रहा है और उससे ये पानी को। हाँ हमारी चची का की अंगूठी बिल्कुल ऐसे हो जानी चाहिए ना कि लगे जैसे मार्केट से अभी नहीं आई है। तुम्हारा एग्जाम है ये, दूर का साल हो गए। हाँ मैट्रिक का इम्तिहान है कि बीए का कि एमए का, कौन सा इम्तिहान है? नहीं जैसे सुनार लोग साफ करता है ना आंधी, उसी तरीके साफ करता है ना। तो कल बैठती रहे तो कल की मिस गए तो अन्ना से खिड़की खोल, अम्मी अन्ना से खोल दी। बेगम भाभी के हर वास्ते। हाँ वही तो यहाँ से यहाँ ऐसे। भाभी आज तक में कोई गल के बेगम भाभी, हम सब अपन भाभी जाए के बेगम भाभी पानी दी नहीं गिरा, समझ के इतना मोहब्बत इतना प्यार सब बच्चा। तो अभी जो यहाँ पे जिक्र हो रहा था बेगम भाभी का, वो बेगम भाभी मेरी वालदा है। मेरी वालदा का तकरीबन 30 साल पहले ही इंतकाल हो गया। बहुत ही उनकी हालांकि उम्र बहुत कम थी और बच्चे भी छोटे छोटे थे।
उन्हें कालाजार की बीमारी हो गई थी, इस बिना पे वो इस दुनिया से चल बसी। तो मेरी जो फूफी हैं वो कह रही हैं कि मैं अपनी भाभी को बेगम भाभी कहा करती थी, और जो खिड़की से जो साहबा पानी दे रही हैं और बातें कर रही हैं वो मेरी वालदा की सहेली थी। उनका नाम हुमैरा है, और वो ये बता रही थी कि मैं इसी खिड़की पे खड़ी होती थी और मेरी वालदा अपने घर की खिड़की पे होती थी, और दोनों इस तरह से बातें किया करती थी आपस में। वो उसे याद कर रही हैं, उस लम्हे को याद कर रही हैं। और ये जो मकामी टैलेंट है, ये मैं बता दूं कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट टैलेंट होता है, जो घरों में कुछ कुछ सामान बेचने के लिए आते हैं। मुझे याद है ये मेरे बचपन में भी ऐसा सिलसिला था। एक बार एक खातून आई थी और वो कुछ लेडीज़ सामान बेचती थी, वो जैसे ईयर रिंग्स और फिंगर रिंग्स वगैरह। तो वो ब्लैक कपड़े पहनती थी और मोटे मोटे ज्वेलरीज वो पहना करती थी, मुझे अभी भी याद है। और उनका हुलिया ऐसा होता था ना कि हम सब देख के उसे बचपन में डर जाते थे। उसे हम करोड़ी कहा करते थे। आई डोंट नो कि करोड़ी के माने क्या होते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग करोड़ी कहते थे। तो एक बार मुझे याद है कि जब वो आई थी तो मैं घर में अकेली थी, मेरी वालदा कहीं गई थी मेरी बहनों के साथ। फिर जब वो आई तो मैंने बताया कि अम्मी नहीं है घर पे, तो उसने बस मेरे बालों को देख के कहा कि कितना बड़ा बड़ा केस है, समथिंग लाइक दिस आई रिमेम्बर। तो उसके इस कहने से मुझे इतना खौफ दिल में बैठ गया, मैं इतना डर गई कि जब वालदा आई तो फिर मैंने उनको बताया, और फिर जब उसी दिन खौफ के मारे मुझे बुखार आ गया और मैं काफ़ी दिनों तक बीमार रही। सोना नहीं होता है, सिर्फ पीतल, तांबा, चांदी। अच्छा, सोना तो सोना तो तब एकदम प्योर रहेगा। देखिए साफ चमचम हो हमारा जी। ये पानी रख लीजिए, इसमें पायल साफ कर लीजिएगा, हो जाएगा। कुल्फी में रहा दो, हाँ आप ही क्या कटोरे यार, तो कागज मंगा लीजिए, थोड़ा सा पाउडर दे देते हैं। हमको सिर्फ देना है, हमको साफ करना नहीं है, इसलिए बता रहे हैं आपको। अच्छा, नहीं तो अच्छा किया ना आपने डेमोन्स्ट्रेट करा दिया, तो अब ज़्यादा प्रैक्टिकल समझ में आ गया। तो यही पाउडर सुनार भी लगाता है। अच्छा, इसको लगा के क्या होता है? झड़ गया नहीं, पूरा सैलिन आता है। हाँ, सुनार तो ऐसे ही करता है पूरा। कचरा गंदगी, पसीना उसना नहीं जल्दी बैठता है। दही चमचम ले हमारा। तो अब वो अंगूठी साफ़ हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, जब बेचारे ने इतनी मेहनत की थी तो फिर हमने भी कुछ उसको पैसे दे करके उससे वो पाउडर ख़रीद लिया। उसके बाद फिर मैं गई उस गाछी की तरफ, यानी कि बाग की तरफ, जो बचपन में मुझे याद है कि हम बड़का गाछी और छोटका गाछी कहा करते थे। तो मैंने कहा मैं ज़रूर उस बाग को देखने जाऊंगी, लेकिन अब जब मैं गई तो मुझे तो वो बड़ा बाग भी छोटा ही नज़र आ रहा था। तो ये तमाम बागों का मैंने मुआयना किया। बचपन में ये तमाम बाग हमारे लिए बहुत ही फ़ैसिनेटिंग हुआ करते थे, और इन बागों में जाना बड़े फ़ख्र की बात लगती थी, और बहुत बड़ी खुशी की होती थी जब कभी भी यहाँ जाने को मिलता था, क्योंकि अक्सर वालदा हमें मना करती थी इधर जाने से। और यहाँ पे जो है लड़कियाँ जा कर के पत्ते चुन करके लाती थी, और वो पत्ते फिर घरों में लोग ईंधन के काम में लाते थे, और उन पत्तों से वो खाना बनाते थे। और इसमें आम के ज़माने में काफ़ी आम लगते थे, क्योंकि इसमें आम के बागात काफ़ी हैं। तो हम भी उस ज़माने में ज़रूर जाने की कोशिश करते थे, ताकि कच्चे आम तोड़ करके और नमक लगा करके खा सकें। हाँ, एक तब्दीली जो नज़र आई वो ये कि पहले इन बागों के आसपास मकानात नहीं हुआ करते थे, और लेकिन मैंने अब की बार देखा कि यहाँ पे काफ़ी मकान बन चुके हैं, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो उनमें से किसी एक मकान को जाके विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कौन लोग हैं जो इधर बाग में आके बस गए हैं। तो एक फ़ैमिली से मैंने मुलाकात की, और उस फैमिली से पता चला कि वो धुनिया हैं और उनके 2 बेटे हैं, जिनके पास रोड के किनारे भी घर है, लेकिन वो यहाँ बाग में आकर के काफ़ी सुकून पाते हैं। उन्होंने गाय भैंस पाल रखी है, जिनकी वजह से वो इधर आकर के रहना पसंद करते हैं, उनकी देखभाल की वजह से। अच्छा, और ये छोटे वाले कहाँ पढ़ते हैं?
सब तक ननियाले से वही आंगनबाड़ी में कोई इनका ननियाल का है? हां ननियाल में रह। कहाँ है? ओ बहुत दूर रहे चले भीटी सलमपुर अब यहाँ पर दिल्ली में सीलमपुर भीटी सलमपुर मधुबनी तरफ। अच्छा मधुबनी। जरा हंस दो सलमपुर जरा हंसो ना तुम्हारा फोटो ले लेगा। फिर वहाँ से घर वापस आकर के हमने एक मुकाबला मुनाकिद किया और तमाम बच्चों को इकट्ठा करके, क्योंकि एक टीचर हमेशा टीचर ही रहती है, तो उनको बुलाया और उनसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें सुनी। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए में फूलूं फलूं, थाम कर तेरी उंगली में पड़ता चलूं, आसरा बस तेरे और बात प्यार का चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी। इसी तरह से एक के बाद दिगरे वो आती रही लड़कियां और अपना नगमा पेश करती रहीं और अपने इनामात भी लेती रहीं साथ में। आप ताजे पैगंबरा ने खुदा, आपके दोनों आलम में जलवा गरीब, या नबी या नबी या नबी या नबी, मस्जिदों में है फिर से ये रौनक वही। उनमें से कुछ की आवाज़ तो खैर बहुत ही अच्छी थी, बाकी सब कोशिशें कर रही थी और कुछ ने सिंगल पेश किया और कुछ लड़कियों ने फिर अकेले में पेश करना पसंद नहीं किया, तो वो अपनी सहेलियों के साथ 2 लड़कियां एक साथ मिल कर के उन्होंने नगमा पेश किया। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके लिए एक फेस्टिवल का समा बन गया था और वो सब बड़े फ़ख्र के साथ खुशी खुशी जो मैं कह रही थी वो उसे पूरा कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि जो कुछ याद है उसे पेश करो, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि जितनी जो भी उनकी सताहत है, जो भी उनकी सलाहियत है, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसके हिसाब से वो हमारे सामने पेश कर सकें। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उन तमाम लड़कियों ने, जो नन्ही मुन्नी बच्चियाँ थीं, उन सब ने मेरी बात मानी और मेरी बात रखते हुए उन्होंने कमा हक को उसका हक अदा किया और उन्होंने अपने नगमे मेरे सामने पेश किए। ये जब बच्चों का उन्होंने शौक़ देखा तो जो मेरी खाला हैं, वो अब खाला कम और नानी ज़्यादा लगती हैं, उन्होंने भी अपना नगमा पेश करना शुरू कर दिया। जागे उठी इन सोने से इंसान टकराए, पामाए किया बर्बाद किया, कम
से गुज़रे तशरीफ़ मोहम्मद हया की चादर दी गज़ल का गज़ल को बख्श। मेरी खाला को सूरतें देख करके और भी लड़कियों का हौसला बुलंद हुआ। फिर कुछ और लड़कियां भी आ गई और नग़मे पेश करने लगी। फिर तो ये सिलसिला कुछ ऐसा बंधा कि जितने भी वहाँ पे ख़वातीन थीं, जितनी भी बच्चियाँ थीं, जितने भी लोग थे, वो सब पूरे मूड में आ गए और सबों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की कि जितना भी उन्हें आता है, जिस कदर भी आता है, वो ज़रूर पेश करें। यहाँ तक कि हमारी एक रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद थी जो मेहमान थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैयत का घर था तो काफ़ी मेहमान आए हुए थे। तो वो हालांकि उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो मेरी कज़न की सास है, वो भी आ गई हैं और उन्होंने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में नग़मा पेश करना शुरू कर दिया। वो रोज़ों वो जाली वो मीनार देखो, वो रोज़ों वो जाली वो मीनार देखो। खुदाई खुदा का दरबार देखो, दरबार देखो। खुदाई खुदा का दरबार देखो, दरबार देखो। हुए शुक्र आदम हलीमा के दिल बरे, हुए शुक्र आदम हलीमा के दिल बरे। उसी से है रोशन वक़ार मदीना, वक़ार मदीना। उसी से है रोशन वक़ार मदीना, वक़ार मदीना। गौस मोहब्बत से तुम्हें आए बिछड़ता है, ये आबादियाँ दुनिया में तुम्हें आए बिछड़ता है, आबादियाँ दुनिया में। आप आपको कॉफी पिलाइएगा, कॉफी है उसमें? कॉफी भी पीते हैं, चाय, शक्कर कप, शक्कर कप। अगर फर्ज है बीवी का बच्चों का भी वाजिब है, घर भी फर्ज है बीवी का बच्चों का भी वाजिब है। क्या हाल है? माँ को तो नफिल ही में
देखिया करे थे माँ को तो नफिल ही में तुम याद किया करे थे काली थी हलीमा ने सरकार दो आलम को काली थी हलीमा ने सरकार दो आलम को सरकार दो आलम माँ काटा करे थे आती थी हलीमा ने सरकार से मिलने को मुझे अपने ही हाथों से चादरे को बिछा देते अपने ही हाथों से चादरे को बिछा देते करते थे अदब उन्हीं की सर को झुका लेते करते थे अदब उन्हीं जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक चाय लाओ कहा नहीं नहीं झुका लेते ये मान लिया हमने मैं तुम्हें को नहीं पाली हक माँ का मैं रखती हूँ अपने न पले होते हक माँ का मैं रखती हूँ अपने न पले होते कुरान भी पढ़े होगे कुरान भी सुने होगे क्या उसमें नहीं देखा माँ की जो इतायत है माशाअल्लाह क्या उसमें नहीं देखा माँ की जो इतायत है वादा मेरा झुठलाया तेरे लिए दोज़ख है ये माँ के ऊपर बनाया। उनके इस खूबसूरत नगमे के बाद अब बारी थी सबको इनामात से नवाजने की। अब जाहिर सी बात है कि ये बड़ी थी तो इसलिए इनको माला पहनाया गया और फिर वहाँ से खाना खाने के बाद और सबसे मिलने जुलने के बाद हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। और वापसी का सफ़र काफ़ी गमगीन सफ़र था क्योंकि वो तमाम यादें मेरे बचपन की मेरे जहन में कौंध रही थी और मैं यही महसूस कर रही थी कि इतने दिनों से मैं इस वतन से दूर थी और मुझे आने का इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि मेरे सभी रिश्तेदार मेरे भाई बहन और वालिद वग़ैरह वो सब उस गांव में नहीं रहते हैं और मेरे मामू हजरात भी अब वहाँ नहीं रहते हैं।
सिर्फ़ एक मामू वहाँ रहते हैं, तो इस बिना पे वहाँ जाना नहीं हो पाता है। लेकिन जो आपकी जाए पैदाइश है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ से आपको एक ख़ास लगाव होता है। तो यही वो गांव है हरपुर काजी टोला जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, एक छोटा सा गांव जिसकी कुल 1200 की आबादी है। और वहाँ पे ज़्यादातर बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग रहते हैं और लिटरेसी रेट भी वहाँ का बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ीमेल का ख़ास तौर से काफ़ी कम है और उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर अफराद गांव से बाहर निकल के शहरों में आबाद हो गए हैं और अब जो लोग रह गए हैं गांव में वो वही रह गए हैं जो शहर नहीं जा सके हैं, या जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, जो अपने वतन में ही रहना पसंद करते हैं, बाहर जाना उन्हें पसंद नहीं होता है, बस वही हजरात रह गए हैं। तो ये था मेरा सफ़र जो संडे की मॉर्निंग में 4 बजे मैंने यहाँ से फ़्लाइट ली और पटना पहुँची थी और वहाँ से फिर 4 घंटे का सफ़र कार से करने के बाद मैं अपने गांव पहुँची और दिन भर वहाँ गुजारने के बाद फिर शाम को मैं वापस पटना आई और आज फिर यहाँ मंडे को मैं दिल्ली में हाज़िर हूँ। तो ये था मेरा वो सफ़र जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी उसकी झलकियाँ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वापसी में मैंने बहुत कोशिश की कि सूरज को डूबते हुए उसकी तस्वीरें कुछ आपके सामने रख सकूं। तो बहरहाल मैंने एक नाकाम कोशिश की वीडियो बनाने की, जिसकी थोड़ी सी झलकियाँ आप देख सकते हैं कि सूरज डूबने वाला था क्योंकि शाम हो गई थी। इस वजह से जो डूबता हुआ सूरज है उसमें जो एक ठंडक होती है वो जहन को काफ़ी सुकून देती है, आँखों को भी काफ़ी सुहाना मंज़र लगता है। इसलिए मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही उसका पीछा करती रही और जहाँ कहीं भी सूरज मुझे नज़र आता मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश करती। तो इस तरह जो है वो कहते हैं उसे आँख मचोली के खेल में हमारा हरपुर से लेकर के पटना तक का सफ़र हमने तय किया और फिर रात को हम पटना पहुँच गए। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको मेरा गांव। मुझे तो अपने गांव से बहुत मोहब्बत है, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे तो अच्छा लगेगा ही। आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा गांव और क्या आप भी कभी चाहेंगे कि मेरे गांव को विज़िट करें। अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अब तो मैंने ये तय कर लिया है कि अब तो मैं अक्सर व बेशतर जाया करूँगी, जब भी मौका मिलेगा ज़रूर जाऊँगी। ख़ास तौर से जबकि मैंने ये भी सुन लिया है कि अब दरभंगा में एयरपोर्ट आ रहा है और इंशाल्लाह नवंबर से वहाँ से फ़्लाइट्स शुरू हो रही हैं दिल्ली के लिए। तब तो फिर मेरे लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट दरभंगा जाएगी और फिर दरभंगा से सिर्फ 20 या 25 मिनट लगेंगे मुझे अपने गांव पहुंचने में। तो ये सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे लिए और फिर मैं ज़रूर वहाँ जाया करूँगी, वक्त गुजारा करूँगी, नेचर की गोद में बचपन की यादों को ताज़ा किया करूँगी, वालदा मोहतरमा के प्यार को महसूस करने की कोशिश करूँगी। हालांकि मेरी वालदा मोहतरमा दिल्ली में ही मदफून हैं, लेकिन उनसे जो यादें वाबस्ता हैं बचपन की वो तो बहरहाल वहीं पे हैं। तो अपना ख्याल रखिए।